मेरा नाम सारा नोलन है और मैं 34 साल की हूँ। कल सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे फोन में 99 मिस्ड कॉल्स थे, मेरी माँ और बहन के। वही लोग जिन्होंने मुझसे साफ कह दिया था कि उन्हें स्पेस चाहिए और मैं उन्हें कभी कांटेक्ट न करूं। मेरे बर्थडे पर उन्होंने मुझे यही मैसेज भेजा था और मेरी बहन ने तो उस मैसेज पर हार्ट रिएक्ट भी किया था। लेकिन वो एक बात नहीं जानते थे, इस फैमिली का हर चेक मैं साइन करती हूँ। जिस मैंशन में वो रहते हैं, जो कार्स वो चलाते हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स वो स्वाइप करते हैं, ये सब मेरी वजह से चलता है और मैंने सब कुछ एक झटके में बंद कर दिया। बचपन से ही मैं उस घर की इनविजिबल बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे किसी कमरे में बंद रखा जाता था या खाना नहीं दिया जाता था। चीजें बहुत सूक्ष्म थीं। मम्मी की नजरें हमेशा मुझे लांघ कर मेरी छोटी बहन जेसिका को ढूंढती थीं। हर बात जेसिका की जरूरतों, उसके सपनों और उसकी समस्याओं पर आकर ही खत्म होती थी। मैं बस सब कुछ संभालने वाली, शांत रहने वाली लड़की बनकर रह गई। 10 साल पहले जब डैड गुजर गए तब मैं 24 साल की थी और बस बिजनेस स्कूल से निकली ही थी। हमारी कंपनी नोलन प्रॉपर्टीज कर्ज में डूब रही थी। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और 19 साल की जेसिका को स्प्रेडशीट से ज्यादा शॉपिंग में दिलचस्पी थी। तब मैंने जिम्मेदारी संभाली, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की, नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए और हफ्ते में 60 से 60 घंटे काम किया, जब तक कि नोलन प्रॉपर्टीज सिर्फ संभली ही नहीं बल्कि ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच गई। आज मैं CFO हूँ। सुनने में बड़ा प्रभावशाली लगता है ना, लेकिन असलियत यह है कि मैं हर महीने मम्मी के अकाउंट में $8,000 ट्रांसफर करती हूँ और जेसिका को $3,500 अलग से। जिस घर में वे रहते हैं, जो गाड़ियां वे चलाते हैं, उनकी वेकेशंस, उनके स्पा डेज, सबका खर्चा मैं उठाती हूँ। आज तक किसी ने एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। मम्मी का फोन भी सिर्फ तब आता है जब पैसे समय पर न पहुंचे। पिछली बार जब घर के किसी इंसान ने मेरा बर्थडे याद रखा था तब मैं 12 साल की थी। डैड ने मेरे लिए एक चॉकलेट केक बनाया था जिस पर बहुत सारा फ्रॉस्टिंग था और उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे माई लिटिल CEO। वो 22 साल पुरानी बात है। डैड को गुजरे 10 साल हो चुके हैं और तब से मेरा जन्मदिन किसी आम दिन की तरह ही गुजर जाता है। लेकिन इस साल मेरे बर्थडे से 3 हफ्ते पहले मुझे कुछ ऐसा पता चला जो मुमकिन ही नहीं होना चाहिए था। जेसिका ने गलती से फैमिली ग्रुप चैट में एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। बात ये थी कि मुझे लगता था कि हमारा एक ही ग्रुप है, लेकिन उनका एक प्राइवेट चैनल भी था बिना मेरे। उस फॉरवर्डेड मैसेज में लिखा था, शनिवार की मीटिंग में शेयर्स के बारे में बात करते हैं। जय, कुछ अच्छा पहनना। मैंने फोन को घूर कर देखा। शेयर्स? कौन सी मीटिंग? मैंने गलती से भेजे गए स्क्रीनशॉट स्क्रॉल किए। वहां दर्जनों ऐसे मैसेजेस थे जो मुझे कभी नहीं देखने चाहिए थे। मम्मी, हमें कंपनी के कुछ स्टॉक बेच देने चाहिए, जेसिका ने लिखा था। सारा को ये अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी का रिप्लाई था। सारा को अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस कागजी काम संभालती है। मेरी छाती में दर्द होने लगा। वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वही सब कुछ चलाती है, बहुत अनोइंग है, जेसिका ने लिखा था। चिंता मत करो बेटा, वो शुरू से ही मुश्किल रही है, नो सोशल स्किल्स, इसीलिए तो स्प्रेडशीट्स में घुसी रहती है। मैं कांपते हाथों से फोन नीचे रख दिया। 10 सालों तक जिस कंपनी को मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया, अपने वीकेंड्स, अपने रिश्ते, अपनी पर्सनल लाइफ सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनकी नजर में मैं बस कागजी काम संभालने वाली एक जिद्दी बेटी थी। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात थी उनकी उस सीक्रेट मीटिंग की डेट, मार्च 15, मेरा जन्मदिन। वो मेरे डैड की कंपनी को बेचने की बात करने वाले थे, वही कंपनी जिसकी हिफाजत का भरोसा डैड ने मुझे दिया था, और वो भी मेरे बर्थडे के दिन, बिना मुझे बुलाए, बिना ये याद रखे कि उस तारीख की मेरे लिए क्या अहमियत है। उस रात मैं सो नहीं सकी। कैलकुलेटर और 10 साल के बैंक स्टेटमेंट्स लेकर बैठी। 10 सालों में मैंने अपनी फैमिली को लगभग $2 मिलियन दिए थे। बदले में मम्मी ने कभी ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। न जेसिका का कभी हालचाल लेने के लिए फोन आया। मुझे डैड की याद आई। वो हमेशा कहते थे, सारा, इस कंपनी और इस फैमिली को तुम ही संभालोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने वादा निभाया था, लेकिन फैमिली का ध्यान रखते रखते मैं उनके शौक पूरे करने वाली ATM मशीन बनकर रह गई थी। मैंने अपने फोन में हैरोल्ड वेस्टन का नंबर निकाला, डैड के वकील और सबसे पुराने दोस्त। मैंने उन्हें कॉल किया। सारा, उनकी आवाज में एक गर्मजोशी थी। क्या तुमने उस पत्र के लिए फोन किया है? मैं ठिठक गई। कौन सा लेटर? तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था। हिदायत थी कि जब तुम तैयार हो जाओ तभी तुम्हें दिया जाए। मैं 10 साल से इस कॉल का इंतजार कर रहा था। किस चीज के लिए तैयार? मैंने पूछा। मुझे लगता है अब तुम तैयार हो, सारा। क्या मैं गलत हूँ? हैरोल्ड ने कहा। मैंने उस सीक्रेट ग्रुप चैट और अपने बर्थडे पर रखी मीटिंग के बारे में सोचा। नहीं, मैंने धीरे से कहा, आप गलत नहीं हैं, मैं वो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तब जब तुम मांगोगी। ये तुम्हारा फैसला होना चाहिए। मार्च 15 का दिन आया। दोपहर तक इंतजार करने के बाद मैंने उस फैमिली ग्रुप में लिखा, आज मेरा बर्थडे है। किसी को याद था? फिर मैंने फोन को उल्टे मुंह मेज पर रख दिया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे, 3 घंटे। दोपहर 3:47 बजे मेरे फोन की स्क्रीन पर मम्मी का नाम चमक उठा। मेरा दिल धक से रह गया। शायद मैं गलत थी, शायद उन्हें आखिरकार मेरा बर्थडे याद आ ही गया था। मैंने मैसेज खोला,
वी नीड स्पेस फ्रॉम यू, प्लीज डोंट रीच आउट एनीमोर। मैंने उस मैसेज को 3 बार पढ़ा, ये सोचकर कि शायद मैं समझने में गलती कर रही हूँ, पर शब्द वही रहे। और तभी नोटिफिकेशन आया, जेसिका लाइक द मैसेज। मेरी अपनी बहन ने मम्मी के उस मैसेज पर हार्ट रिएक्ट किया था, जिसमें मुझे अपनी ही फैमिली की जिंदगी से बेदखल होने के लिए कहा गया था। मेरे बर्थडे के दिन मैं एकदम सुन्न बैठी रही। बाहर गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे, दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, बेफिक्र होकर कि मेरी फैमिली ने महज 11 वर्ड्स में मुझसे नाता तोड़ लिया था। मुझे नहीं पता मैं वहां कितनी देर बैठी रही। फिर बस हाथों ने अपने आप इंस्टाग्राम खोला। जेसिका की प्रोफाइल पब्लिक थी, उसने मुझे कभी ऐड करने की जहमत ही नहीं उठाई थी। उसकी लेटेस्ट स्टोरी शैंपेन ग्लासेस, पिंक एंड गोल्ड डेकोरेशंस और पीछे लगे एक बैनर की थी। मैंने जूम किया, उस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे, और वो 30 मिनट्स पहले ही पोस्ट हुई थी। मेरे हाथ अब कंपना बंद हो चुके थे, अब वो बिल्कुल स्थिर थे। मैंने सर्जिकल प्रिसिशन के साथ जेसिका की स्टोरीज देखना शुरू किया। पहली स्टोरी उस घर के एंट्रेंस की थी, जिसके रेंट के लिए मैं हर महीने $12,000 देती हूँ। दरवाजे पर पिंक बलून सजे थे और एक वैलेट मर्सिडीज पार्क कर रहा था। दूसरी स्टोरी में मम्मी अपनी पर्ल्स पहनकर फूलों की सजावट ठीक कर रही थी, वही पर्ल्स जो वो बिजनेस पार्टनर्स को इम्प्रेस करने के लिए बचाकर रखती थी। तीसरी स्टोरी देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मम्मी की सुंदर हैंडराइटिंग में बनी एक गेस्ट लिस्ट थी। मार्कस वेब, हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट कंपनी का मालिक, हार्टली सिस्टर्स, जो शहर की आधी कमर्शियल रियल एस्टेट की मालिक थीं, और डेविड चेन, उस इन्वेस्टमेंट फर्म से जिसके पीछे हम महीनों से पड़े थे। ये कोई फैमिली फ्रेंड्स नहीं थे, ये मेरे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स थे, जिन्हें कमाने में मैंने सालों लगा दिए थे। और वो सब मेरे ही घर में हो रही एक ऐसी पार्टी में थे जहां मुझे ही नहीं बुलाया गया था। चौथी स्टोरी में बर्थडे केक था, जिस पर फूलों से लिखा था जेसिका। जेसिका का बर्थडे अप्रैल 20 को आता है। मैंने अपने फोन में डेट चेक की, मार्च 15 मेरा जन्मदिन। मम्मी मेरी ही जेब के पैसों से मेरे असली बर्थडे पर मेरी बहन का नकली बर्थडे मना रही थी, और साथ ही मुझे हमेशा के लिए दूर रहने को कह रही थी। और उन्होंने हमारी इंडस्ट्री के हर बड़े नाम को वहां बुलाया हुआ था। मैं सोच सकती थी कि वहां क्या बातें चल रही होंगी। बड़ी बेटी कहाँ है, कोई पूछ रहा होगा। ओह सारा, मम्मी हाथ हिलाते हुए कह रही होंगी, वो तो बस मुश्किल लड़की है, उसमें नो सोशल स्किल्स हैं। उस पल मेरे अंदर कुछ बदल गया, बहुत टामोश और आसरी तरफ। मैंने ठीक शाम के 5 बजे पर हैरोल्ड को कॉल किया, मुझे वो लेटर ला दीजिए, मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। मैंने इंतजार करते हुए कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खोला। वो डेली ऑपरेशंस नहीं जो मैं संभालती थी, बल्कि ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स जिन्हें मैंने सालों पहले बिना पढ़े साइन कर दिया था। डैड ने नोलन प्रॉपर्टीज का 60% मेरे नाम किया था, मम्मी को 20% और जेसिका को 20%। ये मुझे पता था, लेकिन इसका असली मतलब मैंने आज समझा। मेजॉरिटी शेयर होल्डर और CFO होने के नाते हर कॉन्ट्रैक्ट, हर पर्चे और फैमिली ट्रस्ट पर मेरी तरफ से साइन होना जरूरी था। वही ट्रस्ट जिससे मम्मी का आलीशान रहन सहन और जेसिका के क्रेडिट कार्ड्स चलते थे, जिससे 10 सालों से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था। मैं हमेशा इसे डैड का पैसा समझती रही, पर कानूनन मेरी इजाजत के बिना वहां से एक ढेला भी नहीं हिल सकता था। हैरोल्ड शाम 6 बजे पहुंच गए। उन्होंने मुझे एक सील्ड एनवलप देते हुए कहा, इसे पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ जानना चाहिए। सारा, तुम्हारे फादर ने गुजरने से 6 महीने पहले सब कुछ रीस्ट्रक्चर कर दिया था। वो जानते थे कि पैट्रिसिया हमेशा जेसिका को ज्यादा चाहेगी। वो उस वक्त भी सब देख पा रहे थे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब तक तुम खुद मेरे पास ना आओ, मैं इंतजार करूं। हैरोल्ड की आवाज धीमी थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें ये सब मुद अपनी आंखों से देखना होगा, वरना तुम कभी यकीन नहीं करोगी। मैंने लिफाफे की सील तोड़ी। अंदर पुराने पन्नों पर डैड की हैंडराइटिंग थी। माय डियर सारा, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। पैट्रिसिया और जेसिका ने तुम्हें उस हद तक धकेल दिया है कि तुमने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें बचा नहीं सका, इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैंने बचपन से देखा है कि पैट्रिसिया तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। तुम इस फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्ग और लॉयल इंसान हो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए वफादारी की कोई कीमत नहीं होती जो तुम्हें सिर्फ एक जरिया समझते हैं। मैं यह कंपनी तुम्हारे नाम छोड़ कर जा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम इसे बचा सकती हो, और उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार दे रहा हूँ, ताकि तुम अपनी हिफाजत कर सको। यह ट्रस्ट, यह साइनिंग अथॉरिटी सब तुम्हारे पास एक वजह से है। तुम पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, फैमिली का भी नहीं। अगर उन्होंने तुम्हें इतना दुखाया है कि तुम यह लेटर पढ़ रही हो, तो उन्होंने दिखा दिया है कि वो कौन है। उन पर यकीन करो और समझो कि दूर चले जाना गद्दारी नहीं, सर्वाइवल है। प्राउड ऑफ यू, योर फादर। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी आवाज के। डैड उस वक्त भी सब जानते थे, और उन्होंने मेरे लिए एक रास्ता बनाकर रखा था, ईंट दर ईंट, उस दिन के इंतजार में जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और वो दिन आज था। अगर आपने भी अपनी ही फैमिली में कभी खुद को नकारा हुआ महसूस किया है, तो मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। कभी कभी हमें उन लोगों से भी किनारे कर लेने पड़ते हैं जिन्हें हमसे बेइंतहा प्यार करना चाहिए था। मैंने लेटर को संभालकर मेज की दराज में रख दिया और हैरोल्ड की तरफ देखा। मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? उन्होंने मुझे सब समझाया।
मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने के नाते मैं पैसों का बहाव तुरंत रोक सकती थी, मम्मी और जेसिका के एक्सेस को शून्य कर सकती थी। लेकिन तुम ऐसा नहीं करने वाली, हैरोल्ड ने कहा। नहीं, मैंने कहा और अलमारी से अपना सबसे बेहतरीन सूट निकाला, चारकोल ग्रे, एकदम टेलर्ड, वही जो मैं बोर्ड मीटिंग्स में पहनती हूँ। मैं उस पार्टी में जा रही हूँ। हैरोल्ड की भौहें तन गईं। क्या यह सही रहेगा? वो सबको बता रही हैं कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, कि मुझ में नो पीपल स्किल्स हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि वो और क्या क्या कह रही हैं और कौन सुन रहा है। हैरोल्ड ने धीरे से कहा, सारा, मुझे भी उस पार्टी में बुलाया गया है। मार्कस वेब ने मुझे कुछ पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के लिए बुलाया है। तभी मुझे एहसास हुआ, मम्मी और जेसिका को ये नहीं पता था कि हैरोल्ड मेरे पर्सनल लॉयर हैं। वो उन्हें बस कंपनी का अटॉर्नी समझते थे और मम्मी ने तो कभी कागजात पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हैरोल्ड मुझे रिपोर्ट करते हैं। और तभी दिमाग में सारे मोहरे अपनी सही जगह पर आकर बैठ गए। आप वहाँ होंगे, मैं भी रहूंगा, और मार्कस वेब भी वहाँ होगा, हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट। मैं सोचने लगी, मम्मी सबसे कह रही थी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और जेसिका मेरे काम का श्रेय ले रही थी। लेकिन उस कमरे में दो ऐसे लोग मौजूद थे जो अच्छी तरह जानते थे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ। मुझे कोई तमाशा नहीं खड़ा करना था और न ही उसकी जरूरत थी। मुझे बस उस कमरे में कदम रखना था ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। मैंने हैरोल्ड से कहा, मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। मैं 7:30 बजे घर पहुंची। वैलेट ने बिना ध्यान दिए मेरी कार ले ली। मैं उसी जाने पहचाने पथरीले रास्ते से आगे बढ़ी जहां वो गुलाब के पौधे लगे थे जिन्हें मम्मी ने पिछले साल मेरे बोनस के पैसों से लगवाया था। सामने का दरवाजा खुला था। अंदर से हंसी मजाक और संगीत की आवाजें आ रही थीं। महंगे परफ्यूम की खुशबू हवा में तैर रही थी। मैं सीधे अंदर नहीं गई। मैं घूमकर साइड गार्डन की तरफ आ गई जहां से फ्रेंच डोर्स सीधा लिविंग रूम में खुलते थे। पर्दे थोड़े से हटे हुए थे, अंदर का नजारा साफ दिख रहा था। मम्मी कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर महफिल जमाए बैठी थीं। वो हाथों के इशारों से बड़ी दिलचस्प कहानी सुना रही थीं। कई मेहमान उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, जिनमें मार्कस वेब भी शामिल था। मैं सायों में छिपकर थोड़ा और पास आ गई। मेरी बड़ी बेटी, मम्मी कह रही थी, और उन्होंने बेरुखी से हाथ हिलाया। ओह सारा, उसके साथ कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ रहना बहुत कठिन है। मेरी छाती भारी होने लगी। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हमें उससे दूरी बनानी पड़ी। मम्मी आगे बोली, बहुत दुख होता है, पर कुछ लोग रिश्ते निभा ही नहीं पाते। एक महिला ने हमदर्दी जताते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, मम्मी ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। हाँ, उन्होंने बाकायदा नकली आंसू पोंछे, लेकिन हमें खुद को तो बचाना ही पड़ेगा ना। तभी मार्कस बोले, क्या वो कंपनी में काम नहीं करती? सारा, मेरा मतलब है। मम्मी हंस पड़ी। सारा, वो बस कुछ छोटा मोटा कागजी काम करती है, फाइलिंग वगैरह। असल बिजनेस माइंड तो ये है, बिल्कुल अपनी दादी पर गई है। उन्होंने जेसिका की तरफ इशारा किया जो खुशी से चमक रही थी। मैं उस अंधेरे बगीचे में खड़ी अपनी माँ को अपने सबसे बड़े क्लाइंट से झूठ बोलते हुए देख रही थी, उस कंपनी के बारे में जिसे मेरे डैड ने खड़ा किया था। मुझे एहसास हुआ कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। अब समय आ गया था उन्हें याद दिलाने का। मैं सामने के दरवाजे से ऐसे अंदर घुसी जैसे मैं वहीं की हूँ, क्योंकि वो घर मेरे ही पैसों से चल रहा था। हॉल में कई जाने पहचाने चेहरे थे, क्लाइंट्स, पार्टनर्स, इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स। कुछ लोगों ने मुझे देखकर सिर हिलाया। ज्यादातर लोग मेरा चेहरा नहीं पहचानते थे, वो बस कॉन्ट्रैक्ट्स पर मेरे सिग्नेचर से वासिफ थे। मैं लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। मुझे देखकर बातें रुकने लगीं। मैं पार्टी ड्रेस में नहीं, बल्कि अपने बोर्ड मीटिंग सूट में थी। मैं सीधा काम से आई लग रही थी, और मैं आई भी काम से ही थी। मम्मी ने मुझे सबसे पहले देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ में थमा शैंपेन ग्लास तिरछा हो गया। 3 सेकंड तक वो बस मुझे घूरती रह गई। सारा, उनकी आवाज अटकते हुए निकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कमरे के बीच में रुक गई। हर नजर मुझ पर टिक गई। मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ मम्मी, मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। मैं तो बस बर्थडे पार्टी के लिए आई हूँ। जेसिका भीड़ को चीरती हुई आगे आई, उसका चेहरा उलझन से भरा था। तुम्हारा बर्थडे तो अगले महीने आता है ना? मैं मुस्कुराई। नहीं जेसिका, मेरा बर्थडे आज है, मार्च 15। तुम्हारा बर्थडे अप्रैल 20 को होता है। सन्नाटा छा गया, फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। मम्मी के चेहरे के भाव बदल रहे थे, उलझन, एहसास और फिर डर। यह सब, तुम ऐसे अचानक यहाँ नहीं आ सकती। मैंने कहा था ना कि हमें स्पेस चाहिए, और मैंने स्पेस दिया भी। कोई कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन यह मेरा प्रोफेशनल नेटवर्क भी है। सोचा आप सबसे मिलती चलूं। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। मैंने देखा मार्कस वेब माथे पर बल लिए मुझे और मम्मी को देख रहे थे। रुकिए, उनकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आई। साराह नोलन। मतलब? वो मम्मी की तरफ घूमे। आपकी बेटी साराह नोलन हमारी CFO हैं। मम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया, कोई शब्द बाहर नहीं निकला। कमरा एकदम शांत हो गया। मुझे एहसास हुआ कि इन सालों में मम्मी ने कभी किसी से ये नहीं कहा था कि मैं असल में क्या करती हूँ। मार्कस वेब आगे बढ़े,
मिसेस नोलन, आपने अभी मुझसे कहा कि साराह बस छोटा मोटा कागजी काम करती है। साराह नोलन प्रॉपर्टीज की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। पिछले 10 सालों में हमारी कंपनियों के बीच हुए हर कॉन्ट्रैक्ट पर उनके सिग्नेचर हैं। पिछले साल जब हमारा रिवरसाइड प्रोजेक्ट डूबने वाला था, तब इन्होंने ही उसे बचाया था। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, डेविड स्मिथ ने कहा। पैट्रिसिया, आप तो कह रही थीं कि आपकी बड़ी बेटी बिजनेस से दूर रहती है, वो सिर्फ पैसे संभालती है। जेसिका तेज आवाज में बोली, वो बिजनेस चलाने जैसा नहीं होता। CFO का काम यही होता है। मार्कस ने उसकी बात काटते हुए कहा, बिल्कुल यही काम होता है। तभी बार के पास से हैरोल्ड वेस्टन भीड़ से निकलकर बाहर आए। अगर मैं कुछ कह सकूं, उन्होंने शांत तरीके से कहा, मैं यहाँ वेब डेवलपमेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज करने आया था, लेकिन मुझे एक बात साफ कर देनी चाहिए। सब उनकी तरफ देखने लगे। नोलन प्रॉपर्टीज का लीगल काउंसिल होने के नाते मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि साराह नोलन के पास कंपनी के 60% शेयर्स हैं। वो मेजॉरिटी ओनर हैं और हर बड़े फाइनेंशियल मामले पर सिर्फ उन्हीं के सिग्नेचर चलते हैं, जिसमें फैमिली ट्रस्ट भी शामिल है। धमाका हो चुका था। मम्मी का चेहरा फक पड़ गया था। यह मुमकिन नहीं। ये पब्लिक रिकॉर्ड है। पैट्रिसिया, हैरोल्ड की आवाज कठोर थी। अगर आपने कभी कंपनी के कागजात पढ़े होते तो आपको पता होता। जेसिका ने मम्मी का हाथ पकड़ा। इसका क्या मतलब है मम्मी? सोल साइनिंग अथॉरिटी का क्या मतलब है? मैंने अपनी बहन और अपनी माँ को देखा। इसका मतलब है कि मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कमरे में हंगामा मच गया। मम्मी का चेहरा बदल चुका था, उलझन से चालाकी और फिर घबराहट। उन्होंने नोलन प्रॉपर्टीज की मालकिन बनकर अपनी जो पहचान बनाई थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। सारा, मम्मी की आवाज में गिड़गिड़ाहट आ गई। बेटा, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपने जो मैसेज भेजा था वो बहुत साफ था। मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखा। आपने कहा था कि आपको स्पेस चाहिए। मुझसे कोई नाता नहीं रखना, मेरा वो मतलब नहीं था। और जेसिका ने उस पर हार्ट रिएक्ट किया था। मेरी बहन ठिठक गई। मैं तो बस, मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा था जेसिका? मैंने पूछा। उसका मुंह बंद हो गया। मम्मी ने दूसरा तरीका आजमाया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हम बहुत तनाव में थे डार्लिंग। हम सही से सोच नहीं पा रहे थे। आप इतना तो सही सोच पा रही थीं कि मेरे असली बर्थडे पर 5 हफ्ते पहले जेसिका की बर्थडे पार्टी रख सकें। मैंने चारों तरफ लगी सजावट की तरफ इशारा किया। वो केटरर्स ने स्केड्यूलिंग में गलती कर दी थी। मम्मी ने बेब्सी से कहा, बैनर पर लिखा है हैप्पी बर्थडे जेसिका। केक पर भी वही नाम है। यह कोई गलती नहीं थी। मार्कस वेब ने अपना गला साफ किया। मुझे अब चलना चाहिए। सारा, मैं कल आपके ऑफिस कॉल करूंगा। हमें बात करनी है। दूसरे मेहमान भी चुपचाप खिसकने लगे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। मम्मी का बनाया ढांचा उनकी आंखों के सामने ढह रहा था। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ी। सारा, रुको। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम ऐसे नहीं जा सकती, हमें बात करनी होगी। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। आपने स्पेस मांगा था, मैं बस वही दे रही हूँ। मैं पीछे मुड़े बिना बाहर निकल आई। घर की तरफ लौटते हुए सन्नाटा था। न कोई संगीत, न कोई आवाज, बस गाड़ी के इंजन की धीमी सरसराहट। मुझे कोई जीत का एहसास नहीं हो रहा था, न ही कोई बदला लेने की खुशी। मैं बस थकी हुई थी, पर मन एकदम शांत था। घर पहुंचकर मैंने पानी का गिलास लिया और अपनी टेबल पर बैठ गई। मेरे पास करने को बहुत काम था। सबसे पहले मैंने बैंक को कॉल लगाया। फैमिली ट्रस्ट में एक स्टैंडर्ड रिव्यू क्लॉज था। कोई भी सिग्नेटरी जांच पूरी होने तक पैसों की निकासी पर अस्थायी रोक लगा सकता था। मैंने बस उसी अधिकार का इस्तेमाल किया। इस रिव्यू में कितना समय लगेगा? अकाउंट मैनेजर ने पूछा। जितना जरूरी हो, मैंने कहा। कृपया रोक तुरंत लागू कर दीजिए। इसके बाद मैंने हैरोल्ड को काम की एक सूची ईमेल की। पैट्रिसिया और जेसिका नोलन के सभी वित्तीय अधिकारों की समीक्षा की जाए। पिछले 12 महीनों के लेन देन का ऑडिट हो और ट्रस्ट से मिलने वाली राशि के औपचारिक पुनर्गठन के दस्तावेज तैयार किए जाएं। कुछ भी गैरकानूनी नहीं, कुछ भी बदले की भावना से नहीं, बस अपनी सीमाएं तय करना। आखिर में मैंने अपने फोन की सेटिंग्स खोली। मम्मी का कांटेक्ट ढूंढकर उसे ब्लॉक किया, फिर जेसिका का, और फिर उस ग्रुप चैट को। उन्होंने मुझसे संपर्क न करने को कहा था। मैं बस ये पक्का कर रही थी कि मैं भी ना कर सकूं। मैंने अपना फोन नाइट स्टैंड पर रखा और लेट गई। सालों में पहली बार मैंने आंखें बंद करने से पहले अपना ईमेल चेक नहीं किया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि किसी को मुझसे कोई काम है या नहीं। छत पर अंधेरा था और सन्नाटा। मेरा अपार्टमेंट बिल्कुल शांत था। मुझे डैड की चिट्ठी याद आई। दूर चले जाना गद्दारी नहीं, सर्वाइवल है। मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं जा रही थी। मैं अपनी उस पहचान से दूर जा रही थी जिसने लोगों को मुझे सिर्फ एक जीता जागता ATM समझने दिया। उस रात 10 सालों में पहली बार मैं सुबह तक चैन की नींद सोई। न फोन की घंटी, न कोई इमरजेंसी, न किसी की मांगें, बस एक सुकून भरा सन्नाटा। यह अब तक का सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट था जो मैंने खुद को दिया था। सुबह 7 बजे धूप और परिंदों की चहचहाहट के साथ मेरी आँख खुली। कुछ देर मैं बस यूं ही लेटी रही। न कोई घबराहट, न कोई डर। मेरा शरीर तो भूल ही चुका था कि बिना तनाव के जागना कैसा होता है।
फिर मुझे याद आया कि फोन ब्लॉक्ड है। देखने के लिए मैंने नंबर्स अनब्लॉक किए। 99 मिस्ड कॉल्स। काउंटर की सीमा खत्म हो चुकी थी। 47 वॉइसमेल्स। मैंने कॉल लॉग देखा। मम्मी का नंबर, जेसिका का नंबर और कुछ अनजान नंबर्स, शायद उनके दोस्तों के फोन। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे ब्लॉक हो चुकी हैं, वॉइसमेल्स घबराहट से शुरू हुए थे और धीरे धीरे चीख पुकार में बदल गए। रात 8:47। साराह, ये बहुत बेवकूफ़ी है। मुझे तुरंत कॉल करो। मम्मी की आवाज में गुस्सा था। रात 10:15। क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा है। तुमने क्या किया? जेसिका की तीखी आवाज। रात 11:30। साराह, तुम जो भी साबित करना चाहती थी, कर चुकी हो। अब इसे ठीक करो। मम्मी की आवाज में अब पहले जैसा रोब नहीं था। रात 2, प्लीज प्लीज कॉल बैक करो। हमें बात करनी है। जेसिका रो रही थी। सुबह 6:15। साराह, बैंक वाले कह रहे हैं कि ट्रस्ट फ्रीज हो गया है। वे हमें कुछ नहीं बता रहे। प्लीज स्वीटहार्ट। मम्मी की आवाज टूट रही थी। मैंने फोन नीचे रख दिया। ईमेल इनबॉक्स का भी यही हाल था। जेसिका की तरफ से कैपिटल लेटर्स में लिखा था, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये फैमिली का पैसा है। मम्मी का एक लंबा मैसेज था जिसमें कभी आरोप थे तो कभी मिन्नतें। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम हमें किस बात की सजा दे रही हो। हम तुमसे प्यार करते हैं। ये बहुत बेरहमी है। प्लीज कॉल करो। इनबॉक्स में सबसे नीचे एक अलग नाम था, मार्कस वेब। साराह, मुझे आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में नहीं पता था और ये मेरा मामला भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मेरा भरोसा आप पर है, उन पर नहीं। आइए इस हफ्ते आगे की योजनाओं पर बात करते हैं। मेरा पूरा समर्थन आपके साथ है। मैंने उनका ईमेल 2 बार पढ़ा, फिर लैपटॉप बंद किया, कॉफी बनाई और अपने कमरे में आती सुबह की धूप को देखने लगी। वे गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें मेरे बिना करना होगा। अगले कुछ दिनों में हकीकत उनके सामने आने लगी। हैरोल्ड ने फोन पर अपडेट्स दिए। ट्रस्ट फ्रीज होने का मतलब था कि सारे ऑटोमेटिक पेमेंट्स रुक चुके थे। जिस आलीशान किराए के घर में मम्मी रह रही थी, यानी जिसे मैं किराए पर ले रही थी, उसके मालिक का पेमेंट डिक्लाइन हो गया था। उसने परेशान होकर सीधा पैट्रिसिया को कॉल किया। मम्मी ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह बैंक की कोई तकनीकी खराबी है। हैरोल्ड ने बताया कि मकान मालिक ने उन्हें 30 दिनों का समय दिया है। पार्टी के ड्रामे के बाद जेसिका जब तनाव मिटाने अपने पसंदीदा स्पा गई तो वहाँ उसका क्रेडिट कार्ड नहीं चला। फिर उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में और फिर गैस स्टेशन पर भी कार्ड डिक्लाइन हो गया। उसकी कार की किश्त रुक गई और डीलरशिप से नोटिस आ गया। उन्हें अब एहसास हो रहा है, हैरोल्ड ने धीमे से कहा, कि उनके पास जो कुछ भी है वो आपके एक सिग्नेचर की वजह से है। ये सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बस एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। और बिजनेस पार्टनर्स का क्या हुआ? मैंने पूछा, जो उस पार्टी में मौजूद थे। मार्कस वेब का आज सुबह फोन आया था। वे आपके साथ पार्टनरशिप अग्रीमेंट को और मजबूत करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अब जब वे जानते हैं कि असली मायने में कंपनी कौन चला रहा है, तो उनका भरोसा और बढ़ गया है। मुझे हंसी आ गई। लगभग। हार्टली सिस्टर्स ने आपके ऑफिस में फूल भेजे हैं और इस बात के लिए माफी मांगी है कि उन्होंने आपके बारे में पैट्रिसिया की बातों पर यकीन किया। उन्होंने आपसे मीटिंग का समय मांगा है। वे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती हैं। मैं इस जानकारी को समझ रही थी। मेरी माँ ने सालों तक सबसे यही कहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और एक ही शाम में सच ने सब कुछ साफ कर दिया था। हैरोल्ड, मैंने कहा, मैं उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं बस अपना इस्तेमाल होना बंद करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ। उनकी आवाज में अपनापन था। आपके फादर भी ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने सब कुछ इस तरह तैयार किया था। आपके पास किसी को नुकसान पहुंचाए बिना खुद को बचाने की ताकत है, तो फिर कोई टिकाऊ और सही रास्ता निकालते हैं जो निष्पक्ष हो। मैं कुछ विकल्प तैयार करता हूँ। मैंने उनका धन्यवाद किया और फोन रख दिया। निष्पक्ष, बस यही तो मैं हमेशा से चाहती थी। पार्टी के 4 दिन बाद मम्मी मेरे ऑफिस आ पहुंची। मेरी असिस्टेंट ने घबराते हुए मुझे बताया, मिस नोलन, रिसेप्शन पर एक महिला आई है। वे कह रही हैं कि वे आपकी माताजी हैं। वे बहुत परेशान लग रही हैं। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया। मैं संभालती हूँ। मैं खुद लॉबी में गई। मम्मी रिसेप्शन डेस्क के पास खड़ी थी। उनका मेकअप फैला हुआ था और उनकी महंगी ब्लाउज में सलवटें पड़ी थीं, जैसे वे उसी में सोई हों। कहाँ है मेरी बेटी? वे चिल्ला रही थी। मुझे अभी अपनी बेटी से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे देखकर राहत की सांस ली। मिस नोलन, कोई बात नहीं रेचल, मैं देखती हूँ। मम्मी तेजी से मुड़ी। एक पल के लिए उनके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जागी। सारा, भगवान का शुक्र है, हमें बात करनी होगी। ये सब एक बहुत बड़ी गलती। यहाँ नहीं। मैंने अपनी आवाज धीमी और व्यावसायिक रखी। यह मेरा दफ्तर है, तो फिर बाहर चलो, घर चलो, प्लीज। हम फैमिली हैं। आपने मुझसे संपर्क ना करने को कहा था। मेरा वो मतलब नहीं था। उनकी आवाज ऊंची हो गई। पूरे हॉल में लोग मुड़कर देखने लगे। तुम जानती हो, मेरा वो मतलब नहीं था। हम बस तनाव में थे। जेसिका मुझ पर दबाव बना रही थी। जेसिका ने आप पर दबाव बनाया कि आप मेरा बर्थडे भूल जाएं। मैंने धीरे से पूछा। जेसिका ने दबाव बनाया कि मेरे असली बर्थडे पर उसकी पार्टी रखी जाए। जेसिका ने दबाव बनाया कि आप सबसे कहें कि मैं बस छोटा मोटा कागजी काम करती हूँ।
मम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। अगर आप बात करना चाहती हैं, मैंने कहा, तो बाकी लोगों की तरह मेरी असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने उन्हें देखा, सच में देखा। उनकी आंखों में बेबसी थी, एक डर था। 10 साल पहले मैं उन्हें संभालने के लिए दौड़ पड़ती, परेशान करने के लिए माफी मांगती और उनके आंसू पोंछने के लिए सब कुछ ठीक कर देती। अब और नहीं। मैं जानती हूँ आप मेरी माँ हैं, मैंने कहा, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और हर इंसान कुछ बुनियादी सम्मान का हकदार होता है। मैं मुड़ी और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। वे मेरे पीछे नहीं आईं। जेसिका की दुनिया और भी तेजी से ढह गई। मुझे आम पहचान वालों के जरिए और फिर उसके बेबस लिंक्डइन मैसेजेस से पता चला मेरा पर्सनल नंबर तो अभी भी ब्लॉक था। उसने यूरोप की जो ट्रिप बुक की थी वो रद्द हो गई क्योंकि ट्रैवल एजेंसी पर उसका कार्ड नहीं चला। उसके दोस्तों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। पार्टी की खबर फैल चुकी थी। तुम्हारी बहन CFO है, लेकिन तुम तो कहती थी कि वो बस फाइलिंग करती है। उसका बॉयफ्रेंड टाइलर, एक पर्सनल ट्रेनर जिसने कभी 6 महीने से ज्यादा नौकरी नहीं की थी। जब उसे समझ आया कि महंगे शौक पूरे करने वाला खाता बंद हो चुका है तो उसने अपना सामान बांध लिया। जाते जाते उसने कहा, मुझे लगा था तुम्हारे पास फैमिली का पैसा है, मैंने इसके लिए हाथ नहीं मिलाया था। पार्टी के एक हफ्ते बाद जेसिका का लिंक्डइन मैसेज आया, साराह, मैं जानती हूँ हम कभी उतने करीब नहीं रहे, लेकिन मैं सच में बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे नहीं पता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम कंपनी के लिए इतनी जरूरी हो। क्या हम प्लीज बात कर सकते हैं? मैं हर बात के लिए माफ चाहती हूँ। मुझे बस मदद चाहिए। मैंने उसे 3 बार पढ़ा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जरूरी हो। ये नहीं लिखा था कि मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। ये भी नहीं कि मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे तुम कोई मायने ही नहीं रखती। बस इतना लिखा था, मुझे नहीं पता था कि तुम जरूरी हो। वो अब भी कुछ नहीं समझी थी। उसे सालों की अनदेखी, उन कड़वी बातों या उस हार्ट रिएक्ट किए टेक्स्ट का कोई पछतावा नहीं था। उसे अफसोस बस इस बात का था कि पैसा आना बंद हो गया था। मैंने जवाब टाइप किया, फिर उसे डिलीट कर दिया। एक और जवाब लिखा और उसे भी मिटा दिया। आखिरकार मैंने लिखा, संपर्क करने के लिए धन्यवाद। जब तुम हमारे रिश्ते पर सच में बात करने के लिए तैयार हो जाओ, पैसों के लिए नहीं, तब मुझे बताना। उसका कोई जवाब नहीं आया। कड़वी हकीकत को स्वीकार करना मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। मेरी बहन मुझे याद नहीं कर रही थी, उसे बस मेरे वॉलेट की याद आ रही थी, और ये बात किसी भी चीज से ज्यादा दर्द देने वाली थी। मेरे बर्थडे के 2 हफ्ते बाद मैंने एक चिट्ठी भेजी। हैरोल्ड ने उसे खुद जाकर मम्मी के घर दिया। इतनी अहम चीज के लिए मुझे ईमेल पर भरोसा नहीं था। डियर मॉम एंड जेसिका, मैं आप लोगों से सारे रिश्ते खत्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा रिश्ता भी आगे नहीं चला सकती जो सिर्फ तब टिकता है जब मैं देती रहूं और आप लेती रहें। अगर आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हैं तो मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन यह रिश्ता बराबरी और सम्मान पर टिका होना चाहिए, न कि इस बात पर कि मैं आपको कितना आर्थिक सहारा दे सकती हूँ। आज से ही फैमिली ट्रस्ट को फिर से तय किया जा रहा है। आप दोनों को हर महीने एक तय राशि मिलेगी। मम्मी के लिए $3000 और जेसिका के लिए $1500। ये एक आरामदायक जिंदगी जीने के लिए काफी है, लेकिन आजाद फिजूल सर्ची के लिए नहीं। ये पैसा इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हमारे रिश्ते कैसे हैं, हम बात करें या ना करें, ये आपको मिलता रहेगा, लेकिन इसमें कोई मोलभाव नहीं होगा। अगर आप इससे ज्यादा चाहती हैं तो आपको खुद कमाना होगा। जेसिका, तुम 29 साल की हो चुकी हो, अब अपना करियर बनाने का समय आ गया है। मम्मी, ये राशि एक छोटे अपार्टमेंट और रोजमर्रा के खर्चों के लिए काफी है। उस आलीशान घर का लीज आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मैं जानती हूँ कि आप ये सब नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन मैंने 10 साल उस परिवार को अपना सब कुछ दिया जिसने मुझे हमेशा अनदेखा किया। अब वो दौर खत्म हो चुका है। मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार का मतलब बेइज्जती सहना नहीं होता, और न ही उन लोगों के शौक पूरे करना होता है जो मुझे सिर्फ पैसों की तराजू में तौलते हैं। अगर आप बात करना चाहती हैं हमारे रिश्ते पर, पैसों पर नहीं, तो मेरा दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन पहला कदम मैं नहीं उठाऊंगी। आपने मुझसे स्पेस मांगा था, मैं वही दे रही हूँ। अब अगला कदम आपका है। सारा। हैरोल्ड ने बताया कि चिट्ठी पढ़कर मम्मी रोने लगी थी और जेसिका ने उसे गुस्से में कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया था। दोनों में से किसी का फोन नहीं आया, लेकिन हर महीने की पहली तारीख को चेक पहुंच जाता था। मुझे लगा कि यही सही था। मेरे 34वें बर्थडे को बीते 3 महीने हो चुके हैं। मम्मी शहर के बीचों बीच 2 कमरों के एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं। उनके पुराने घर से छोटा है, पर सुंदर, सास और संभालने लायक है। जेसिका को एक मार्केटिंग फर्म में शुरुआती स्तर की नौकरी मिल गई है। मैंने सुना है कि वो हर वक्त उसकी शिकायत करती रहती है, लेकिन रोज काम पर जाती है। ये भी एक शुरुआत है। हमारी बात नहीं हुई है, कम से कम असली बातचीत तो नहीं। बस कुछ बेमन से भेजे गए टेक्स्ट्स और ईस्टर पर मम्मी का भेजा एक बर्थडे कार्ड। उन्होंने त्योहार गलत समझ लिया था, पर कम से कम कोशिश तो की। मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता कभी वैसा बन पाएगा या नहीं, जहां वो सिर्फ मेरी आवाज सुनने के लिए फोन करें, जहां मेरा बर्थडे याद रखा जाए। लेकिन अब मैंने इस सच से समझौता कर लिया है। मैंने 34 साल ये सोचते हुए गुजार दिए कि अगर मैं थोड़ा और देती रहूं, थोड़ी और कोशिश करूं, खुद को उनके काम का बनाए रखूं, तो शायद मेरा परिवार मुझे देख पाएगा।
मुझे उसी तरह प्यार करेगा जैसी मुझे जरूरत थी। डैड बेहतर जानते थे। उन्होंने मेरे लिए वो लेटर इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो उस हकीकत को समझते थे जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुछ लोग आप चाहे जो कर लें, आपको कभी नहीं देखेंगे, और उस अंधेरे में खड़े रहना सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी की रोशनी को छीन लेता है। दूर जाना कोई बदला नहीं था, नहीं कोई सजा थी। वो तो खुद को दी गई एक इजाजत थी। खुद को समेटना बंद करने की इजाजत, अपने होने की सफाई देना बंद करने की इजाजत, और आखिरकार सबसे पहले अपनी सांसों का ख्याल रखने की इजाजत। पिछले हफ्ते मैंने अपना हाफ बर्थडे मनाया। सिर्फ मैं, केक का एक टुकड़ा और अपनी बालकनी में बैठकर वाइन का एक गिलास। किसी का फोन नहीं आया, किसी ने फूल नहीं भेजे, लेकिन मैं उदास नहीं थी, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे समझ आया कि मेरी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि मुझे कौन याद रखता है। मेरी कीमत इससे तय होती है कि मैं खुद को कैसे याद रखती हूँ। और आखिरकार मैं एक ऐसी इंसान बन चुकी थी जिसे याद रखा जाना चाहिए। प्यार का मतलब जरूरत होना नहीं होता, प्यार का मतलब कद्र होना होता है। मैंने ये बात बहुत ठोकरें खाकर सीखी, लेकिन सीख ली।